So welcome you all. Today discussion is source of energy, एनर्जी की बात करेंगे। और पुनः मैं बता दूं कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, नंबर वन। नंबर टू, एनर्जी ऑलवेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऑफ कोर्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ऊर्जा के एक रूप के दूसरे रूप में भेज सकते हैं। एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, राइट। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो ख़त्म हो रहा है, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिन पे हमको ध्यान देना है, ताकि विदाउट एनर्जी नथिंग कुड बी पॉसिबल। क्योंकि बगैर एनर्जी का वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। ये बिजली नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगा, ये कक्ष में अंधेरा हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकते हैं, कोई भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स एनिमल किंगडम्स कैन नॉट सर्वाइव। सो इट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट एवरी एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल हियर। तो हम देखें आज कि इसमें सोलर एनर्जी के बारे में देखेंगे। एनर्जी फ्रॉम द सन। तो सोलर एनर्जी क्या है? वी गेट कंटिन्यूसली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली फ्रॉम द सन। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में लगातार हमें ऊर्जा मिलती है, राइट। एंड द सन इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत चुम्बकीय। उसमें विजिबल भी है, नॉन विजिबल भी है। जैसे अगर विजिबल की बात करेंगे तो विवग्योर, बैनिया पिनाला, वायलेट से हम रेड तरफ जाएंगे। और कुछ हमारे जो अल्ट्रा वायलेट भी है, फिर इंफ्रारेड भी है जो इनविजिबल होते हैं। एक और बता दूं कि द सन इज गिविंग अस द कंटिन्यूस एनर्जी। लगातार विगत कई वर्षों से 5 बिलियन ईयर्स पहले से सूर्य लगातार हमें ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। और मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट इतने ही समय, मतलब नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती रहेगी, राइट। अब सी समथिंग मोर अबाउट दैट। सो सोर्स ऑफ एनर्जी में हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे। जस्ट आई टोल्ड यू, मैंने बताया भी, द सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एन enormous amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years and will continue radiating at that rate for about 5 billion years more. Only a small part of solar energy reaches the outer layer of the Earth's atmosphere. Nearly half of it is absorbed while passing through the atmosphere, and the rest reaches the Earth's surface. So, nearly 5 बिलियन ईयर्स पहले से मिल रहा है ये, एंड इतने ही समय आगे 5 बिलियन ईयर्स तक हमें एनर्जी सूर्य से मिलता रहेगा। More about this. India is lucky to receive solar energy for greater part of the year. It's estimated that during a year, India receives the energy equivalent to more than 5,000 trillion kilowatt hour under clear, that is the cloudless sky conditions. The daily average varies from 4 to 7 kilowatt hour per square meter. The solar energy reaching unit area of outer edge of the Earth's atmosphere exposed perpendicular to the rays of the sun at average distance between the sun and the earth is known as the solar constant. It's estimated to be around 1.4 kilojoule per second per square meter, that is 1.4 kilowatt per square meter. ये यहाँ पे एक टर्म है हमारा। ये पहले तो आप देख लें कि हाउ बिग वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी इज बीइंग रिसीव्ड बाय इंडिया। अराउंड 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी। और वैरी पर डे वैरी करता है क्या? फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। देयर इज अ टर्म, दिस इज द सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट को हम सिंबल देते हैं एस, एंड एस इज इक्वल टू
यहाँ पे है 1.4 किलो जूल पर सेकेंड, 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर. And you all know joule per second is a watt, so it will be 1.4 kilowatt per square meter. This is the value of the solar constant. ये पीटीएम पूछता है ये कि सोलर कांस्टेंट का क्या वैल्यू है ये. नाउ कम टू नो, आपने देखा कि सोलर कांस्टेंट है क्या. तो दरअसल क्या है कि अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है उसके एवरेज में डिस्टेंस पे हम यदि, चूँकि आप जानते हो कि सूर्य क्या है, सूर्य की सतह ऊंची नीची है, डिफरेंट अनड्यूलेटिंग सरफेस है. आप अगर इक्वेटर पर जाएंगे, पोल पे जाएंगे तो डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट है हमारा. तो नतीजा क्या होगा कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ विल वेरी, औसत दूरी जो होगी वेरी. अब क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है उस के बीच में यदि हम किसी प्लेन की कल्पना करें, वी कैन थिंक ऑफ एनी प्लेन, कोई भी प्लेन ले लीजिए आप, तो क्या होगा कि आपने सूर्य के से जो किरणें आ रही हैं उसके रास्ते में आपने रखा है, प्लेन की कल्पना आपने की है. क्या होगा, प्लेन पर सूर्य की किरणें आएंगी, एनर्जी आएंगी. याद है कि आपको जो प्लेन की कल्पना जो करनी है वह है सूर्य किरण की जो दिशा के लंबवत होनी चाहिए. यू हैव टू इमेजिन ए प्लेन at the average distance between the sun and the earth, provided the plane must be perpendicular to the incident ray from the sun. तो 1 सेकेंड में उस तल का इकाई क्षेत्रफल यानी 1 मीटर स्क्वायर जितना सो एनर्जी लेगा, that is called solar constant. Solar energy received by a plane per unit area per second is called solar constant, and its value is 1.4 kilojoule per second per square meter. That is 1.4 kilowatt per square meter. नेक्स्ट ये हमारा सोलर कुकर का ये मॉडल है. ये आप देख लेंगे, यहाँ पे ग्लास शीट है, इसमें यहाँ पर आपके मिरर यहाँ पे लगे हुए हैं और सनरेज पड़ रहे हैं. और फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आप कॉनकेव मिरर ले लें, थिंक ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और सूर्य किरण के सामने में रख दें, तो व्हाट विल हैपन, रेज फ्रॉम द सन विल इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर ऑन द कॉनकेव मिरर. और फिर क्या होगा, सारे के सारे कॉनकेव मिरर कहाँ कन्वर्ज करेंगे, फोकस पर. व्हेन द पैरेलल रेज फ्रॉम द सन आर अलाउड टू फॉल ऑन द concave mirror, then the rays after getting reflected from the concave mirror will meet or intersect or the converge at focus. तो what will happen, अगर फोकस पे अगर हम किसी भी बर्तन में पानी को रख दें तो क्या होगा, वहाँ पे सारी किरणें आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद में, वहाँ पे अधिक एनर्जी मिलेगी. और that is the principle used in the सोलर कुकर. सोलर कुकर में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है. अब ये यहाँ पे है कि a surface absorbs more heat, a black surface absorbs more heat as compared to a white or a reflecting surface under ideal conditions.
solar cookers and solar water heaters use this property in their working. A black surface absorbs more heat as compared to a white or a reflecting surface under identical conditions. Solar cookers and solar water heaters use this property in their working. एक्चुअली हम देखेंगे हम लोग तो एक टर्म आता है एब्जॉर्प्शन, ए सिंबल देते हैं, रिफ्लेक्शन, एंटी ट्रांसमिशन। तो आइडियल कंडीशन क्या होगा कि अगर जब ब्लैक सरफेस होगा, आइडियली आई एम टॉकिंग टू आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा ब्लैक सरफेस का, वैसे एक टर्म आता है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी में तो क्या होता है कि उसके अंदर प्रकाश किरणें घुसती है तो क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस उसी के अंदर रह जाती है, तो कोई प्रकाश किरणें बाहर निकलेगी ही नहीं, तो क्या होगा, इट विल लुक लाइक टू ब्लैक। उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्या बोले उसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। ऐसे भी कोई अगर ब्लैक सरफेस हम लेते हैं, सिंपल कोई आपने स्फेरिकल गोला ले लिया जिसका बाहरी हिस्सा आपका ब्लैक है, तो ब्लैक क्या होगा, नॉर्मली इट विल एब्जॉर्ब ऑल एनर्जी, सारे के सारे को अब्सॉर्प्शन कर लेगा, कुछ इमिट ही नहीं होगा वो, इट विल लुक लाइक ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक सरफेस के लिए एब्जॉर्प्शन ए मतलब वो एब्जॉर्प्शन 1, रिफ्लेक्शन 0, ट्रांसमिशन 0, याद रखेंगे फॉर ब्लैक सरफेस। Next, some solar cookers achieve a higher temperature by using mirrors to focus the rays of the sun. अभी कौन के मिरर की बात हमने की भी है। और गॉर्कियन मिरर में ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो फोकस पे सबसे अधिक रिफ्लेक्टेड रे आएगा, वहाँ पे आप किसी बर्तन में पानी को रख देंगे तो क्या होगा, अधिक हीट मिलेगा और ये उबल जाएगा पानी। सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ ए ग्लास प्लेट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हो सकता है। ये डज दिस एक्सप्लेन व्हाई ए ग्लास प्लेट इज यूज, ये आपके लिए है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माइंड इट वन थिंग दैट say you have you know about the greenhouse effect. Does this explain why a glass plate is used? जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होती है, जैसे गर्मी के दिनों में आपने कार पार्क कर दिया, आपके शीशा लॉक है, आप जाएंगे कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद में क्या होगा, पूरा यू विल बी फीलिंग सो कॉल मच ऑफ हीट इनसाइड द कार। तो वहाँ पर क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, रेडिएशन तक घुस गया, निकला नहीं। It is easy to see that these devices are useful only at certain times during the day. This limitation of using solar energy is overcome by using solar cells that convert solar energy into electricity. There is a term solar cell, और ये क्या होगा, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोलर सेल का क्या काम होता है, या सोलर सेल्स किस सिद्धांत पर आधारित है। द सोलर सेल इज ए डिवाइस वेयर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सौर सेल ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। ये सोलर पैनल है, जहाँ से आप ऐसे भी देखते हैं कि जगह जगह इन दिनों क्या है, जो भी ऑफिसेज होते हैं उसमें सोलर प्लेट्स लगे रहते हैं, और सोलर प्लेट्स में जो होते हैं वो आपका डॉप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप एन टाइप होते हैं, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है,
सिलेनियम भी हो सकता है, लेकिन सिलेनियम बहुत इफेक्टिव नहीं है। और ये एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज़ लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द सिलिकॉन। सो नॉर्मली इन सोलर सेल सिलिकॉन इज यूज्ड। और आप देखेंगे कि सोलर प्लेट्स जो होता है, जैसे बहुत सारे सोलर सेल्स जो रहते हैं, जैसे मान लिया जाए एक प्लेट है बहुत सारे सोलर सेल्स हैं, और दो सोलर सेल्स आर कनेक्टेड बाय सिल्वर। याद रखेंगे कि एक सोलर सेल दूसरे सोलर सेल जो कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग मटेरियल जो रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, वो सिलिकॉन रहते हैं। एंड दैट्स वाई द सोलर एनर्जी is not so economical, it's a costly, a little bit costly as compared to the energy that we are getting right now in our houses. Something is there. Silicon which is used for making solar cells, अभी मैंने बताया आपको, is abundant in nature, लेकिन क्या है कि हमें क्वालिटी स्मार्ट सिलिकॉन चाहिए। अब द स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन, ये चूँकि एक टर्म में यहाँ पर देख लीजिए, सिलिकॉन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, लेकिन क्या है स्पेशल ग्रेड कम है, लिमिटेड है यहाँ पे। द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर इज यूज्ड फॉर इंटर कनेक्शन ऑफ द सेल्स इन द पैनल, फर्दर एड्स टू द कॉस्ट। मैंने बता दिया आपको कि सोलर सेल में क्या है, ये पीएन जंक्शन होते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, और सिलिकॉन यूज होता है, और कनेक्टिंग जो होता है वो आपका एलिमेंट जो होता है वो सिल्वर होता है। ये कॉस्ट को बढ़ा देता है। नाउ टाइडल एनर्जी है। टाइड्स मीन्स क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। टाइड्स यू ऑल नो कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, टाइड, rise and fall of oceanic water surface। और टाइड्स क्यों बनता है आपको पता है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द मून, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड द सन। लेकिन सन जो होता है वो काफ़ी दूर है, इसलिए सन का प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव जो एनर्जी का है, यानी वाटर सरफेस का जो उतार चढ़ाव है, उठना और नीचे आना, ये इससे भी एनर्जी प्राप्त किया जा रहा है। अब फिर देखेंगे कि वेव्स चलते हैं, वो तो टाइड्स की बात हुई ना, ऐसे भी लहरें चलती है। तो जो रिपल्स फॉर्म जो होते हैं, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशनिक वाटर, ऑल्सो कॉल्ड द वेव्स, उससे भी एनर्जी हार्नेस किया जा रहा है। ओशन थर्मल एनर्जी, यहाँ आप देखेंगे क्या कि अगर इफ़ यू गो वेल विद इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, सरफेस से गहराई तरफ जाएंगे, तो you will find the temperature gradient. You will find the temperature gradient means क्या, temperature will change। ऊपर से अंदर तरफ जाएंगे तो जो वाटर लेवल का जो टेम्परेचर रहेगा वो चेंज करता है। और मैं बता दूं कि ये एक टर्म होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है टर्म? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कैन गिव यू द एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी। तो यहाँ भी क्या है कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वैल्यू राइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन and well within the depth of the ocean, now you can harness energy from the thermal energy of the ocean. Due to geological changes, molten rocks formed in the deeper
hot regions of Earth's crust are pushed upward and trapped in certain regions called hot spots. When underground water comes in contact with the hot spot, a steam is generated. Sometimes hot water from that region finds outlets at the surface. Such outlets are known as hot springs. The steam trapped in rocks is routed through a pipe to a turbine, mind it, and used to generate electricity. The cost of production would not be much, but there are very few commercially viable sites where such energy can be exploited. This is a limitation. There are a number of power plants based on geothermal energy operational in New Zealand and United States of America. Now come to the nuclear energy. Now, nuclear energy, fission, next one is the fusion. In nuclear fission, the difference in mass delta M between the original nucleus and the product nuclei get converted into energy E at a rate governed by the formula equation E is equal to delta M C square. First, derived by Albert Einstein in 1905, where C is the speed of light in vacuum. In nuclear science, energy is often expressed in units of electron volts. 1 electron volt is equal to 1.602 in 10 to the power minus 19 joule. It is easy to check from the above equation that one atomic mass emit equivalent to about 931 mega electron volts of energy. Understand the point here. ये न्यूक्लियर फिजन फॉर एग्जाम्पल हम यूरेनियम 235 का फिजन कराते हैं 235 का से यूरेनियम 92-235 राइट और यहाँ पे न्यूट्रॉन है ये से दिस इज द न्यूट्रॉन से 01 न्यूट्रॉन है ये अटैक करेगा यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड मान लिया जाए कि यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है एक न्यूट्रॉन को अटैक कराते हैं इस पर व्हाट विल हैपन दिस यूरेनियम 235 235 मतलब आइसोटोप्स है ये यूरेनियम 238 239 ये 235 को हम लेते हैं क्योंकि ये स्लो न्यूट्रॉन से टूट जाता है क्योंकि इसका डिटेल्स यहाँ पे नॉट डिजायरेबल वी कैन मीट आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर इतना ही मैं बता दे रहा हूँ कि यूरेनियम 35 इज ब्रोकन बाय स्लो न्यूट्रॉन मतलब जिसकी ऊर्जा कम होती है तो यूरेनियम 235 पे अटैक कराते हैं जब न्यूट्रॉन को तो यू गेट द कंपाउंड न्यूक्लियस यूरेनियम 236 मिलेगा से आई राइट हियर यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूरेनियम 92-235 एक न्यूट्रॉन रहेगा यहाँ पे तो इससे करेगा और ये जब होगा देन यू विल गेट कंपाउंड न्यूक्लियस यूरेनियम 236 ये फिर क्या होगा ये अनस्टेबल हो गया स्टार में दे रहा हूँ बिकॉज इट इज अनस्टेबल ये फिर टूट जाएगा दो पार्ट में बेरियम 141 क्रिप्टॉन 92 एंड प्लस 3 न्यूट्रॉन आप देख ले ये क्या हो जाएगा 2 1 3 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 236 यहाँ आप देख लें ये कि दिस इज द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 when uranium 235 nucleus is bombarded by neutron
Then you get a composite nucleus uranium-236, which is highly unstable. It again disintegrates into two specimens. One is the barium with the mass number 141, Kepler with the mass number 92, and along with this you will get the 3 neutron. अब क्या है इसमें, यदि बाएं साइड की मात्रा को हम ले लें, अगर जोड़ दें और दाहिने साइड की मात्रा को जोड़ दें, तो याद रखिएगा कि जो भी डाउटर न्यूक्लियाई जो होते हैं उसकी मात्रा कम होते हैं. अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की जो मात्रा होते हैं वह कम होते हैं. तो वेयर मास गोज, द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर, difference between the mass of the parent nucleus and the daughter nuclei is called mass defect. And when mass defect multiplied by a square of the speed of light, this much of energy is released. E is equal to delta M into C square joule, or E is equal to mc square joule. This is famous mass energy equivalence given by Albert Einstein. Okay, so we can write here E is equal to delta M C square. Again मैं लिख देता हूँ यहाँ पे E is equal to delta M into C square joule, right? E क्या है, एनर्जी रिलीज. डेल्टा M क्या है, चेंज इन मास कॉल्ड मास डिफेक्ट. C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. वैक्यूम में कितना होता है, 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे. दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. यहाँ पे एक टर्म आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, एनर्जी की, याद रखेंगे. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल, याद रखेंगे. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल. और एक और टर्म आया यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट. 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931 MeV. नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ, वहाँ पे जो मैं लिखा था मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर. E इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर जूल, याद रखेंगे. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल. एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इन तीनों को याद रखेंगे. नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लोकेटेड एट तारापुर, महाराष्ट्र. राणा प्रताप सागर, याद रखेंगे, राजस्थान. इस प्लेस को याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस में. कल्पकम तमिलनाडु, नरोडा यूपी, कड़ापर गुजरात, and Kaga in Karnataka have the installed capacity of less than 3% of the total electricity generation capacity of our country. However, many industrialized countries are meeting more than 30% of their electrical power needs from nuclear reactors. The major hazard of the nuclear power generation is the storage and disposal of spent of used fuels, याद रखेंगे. The uranium is still decaying into harmful subatomic particles, radiations. Improper nuclear waste storage and disposal result in environmental contamination. Further, there is a risk of accidental leakage of nuclear radiation. ये limitations है, these are the limitations. Limitations of nuclear energy. The high cost of installation of nuclear power plant, high risk of environmental contamination, and limited availability of uranium makes large scale use of nuclear energy prohibitive. तो कौन कौन से बात हो गए. पहली बात तो हो गई आपका न्यूक्लियर वेस्ट हो गया. फर्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियर वेस्ट. क्या क्या जो न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट है
उसे क्या क्या खतरा हो सकता है, उससे क्या सीमाएं हैं। पहला न्यूक्लियर वेस्ट हो गया। दूसरा क्या है, हमारा इनरिच्ड यूरेनियम, जो यूरेनियम हमको नेचुरल फॉर्म में मिलता है उसके इनरिच करना पड़ता है, ये कॉस्ट को बढ़ा देता है। फिर ये क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसका पड़ता है। तो सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेस्ट हुआ, फिर कभी कभी होता है क्या है, जैसे फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था या फिर रूस में भी हुआ था। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी ये तो है a good source of energy, but still there is a more risk. So as a way forward, now scientists must look forward and give devices or the measures to avoid accident or the damage with the nuclear energy, including the environmental pollution. Nuclear energy was first used for destructive purposes before nuclear power stations were designed. The fundamental physics of the nuclear fission chain reaction in a nuclear weapon is similar to the physics of a controlled nuclear reactor, but the two types of device are engineered quite differently. Understand? ये nuclear fission, not fusion, nuclear fission. This will be of two types: controlled, uncontrolled. Okay, controlled chain reaction, uncontrolled chain reaction. जैसे हमारा क्या है कि कंट्रोल चेन रिएक्शन में हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल में न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल में, और अनकंट्रोल में हो गया आपका एटम बम। और पता है ना कि ये आपका हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था। इट वॉज ड्रॉप्ड बाय अमेरिका ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। तो फ्यूजन मे बी कंट्रोल्ड, मे बी अनकंट्रोल्ड, राइट। अब हम पे निर्भर करता है कि हम इसको कैसे यूज़ करें। अगर कंट्रोल, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर दें तो ये काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज ये वेपन के रूप में भी काम आ जाता है। नाउ कम टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ये मैं बता दूं कि nuclear fusion, currently all commercial nuclear reactors are based on nuclear fusion, but there is another possibility of nuclear energy generation by a safer process called nuclear fusion. Fusion means joining joining lighter nuclei to make a heavy nucleus. मैं बता दूं, इसमें भी इसका भी सिद्धांत वही है, पहले तो जान लें आप। प्रिंसिपल इसमें भी यही है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो ये हमारा फ्यूजन के क्या क्या एग्जाम्पल है। फ्यूजन के एग्जाम्पल्स है हमारा सोलर एनर्जी, और सेकेंड एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन बम। याद रखेंगे, फिर पूछेगा कि आपका हाइड्रोजन बम और आपका सोलर एनर्जी का क्या है, एनर्जी ऑफ द स्टार्स, तारे की जो ऊर्जा होती है उसके क्या सिद्धांत है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके बड़ा अपेक्षाकृत बड़ा बना देते हैं। ये यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख ले। अब यहाँ मैं पुनः लिख देता हूँ, से ये हाइड्रोजन है और मान लेते हैं हमारे पास ये ड्यूटेरियम है, तो क्या मिलेगा, ये He2 मिलेगा। ये यहाँ पर आपने क्या देखा, हल्के न्यूक्लियाई हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम कंबाइन टू गिव
कंपेरेटिवली अ बिग न्यूक्लियस, वो हीलियम है हमारा। यहाँ पर क्या है, ये भी हो सकता था H11 प्लस H1, ट्रिटियम भी हो सकता था। और ट्रिटियम पता है आपको कि अनस्टेबल रेडियो एक्टिव है। ये क्या हो जाएगा हमारा He2 4 हो जाएगा और इसके साथ एनर्जी निकलेगी। मैं बता दूं कि इसमें एनर्जी जो निकलती है 244 MeV एनर्जी निकलती है। वहाँ पे मैंने जो फ्यूजन की बात की थी यूरेनियम 235 का, उसमें लगभग 240 MeV एनर्जी निकलती है। फिर याद रखिएगा एज कंपेयर टू द फ्यूजन एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन, एक अगर की बात करेंगे तो लेस है, फ्यूजन में लेस एनर्जी निकलता है। लेकिन अगर एग्रीगेट ऑफ द एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ फ्यूजन विल बी मोर एज कंपेयर टू द फ्यूजन। याद रखिएगा हमेशा, एक अगर फ्यूजन कराते हैं यूरेनियम 235 का तो आपको कितना मिला 240 MeV मिला, और एक फ्यूजन जब होता है कितना मिला 224 MeV मिला। तो 24 MeV इज मच लेस दैन 240 MeV। लेकिन अगर टोटल की बात करेंगे तो एग्रीगेट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड मोर इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एज कंपेयर टू द फ्यूजन। याद रखिएगा। अब ये क्या है, ये सच न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शंस आर समथिंग, जैसा मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। वो भी मैंने कह दिया कि न्यूक्लियर जो बम बनता है, this nuclear bomb is embedded in a substance which contains deuterium and lithium. When the nuclear bomb based on fission, ये fission की बात फिर हो गई है, बैक हो गया है, is detonated, the temperature of this substance is raised to 10 to the power 7 Kelvin. In a few microseconds, the high temperature generates sufficient energy for the light nuclei to fuse and a devastating amount of energy is released. Understand the point? ये कह रहा है कि जैसे न्यूक्लियस क्या है, जैसे हाइड्रोजन को और हम ट्रिटियम को साथ लाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का कम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियस कितनी, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। तो हाइड्रोजन ही प्लस हो गया और ट्रिटियम ही प्लस हो गया। और आप जानते हैं कूलम के नियम के अनुसार दोनों का विकर्षण होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, विद्युत के समान आवेश में विकर्षण होता है। तो कभी भी क्या है, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई साथ आएगा ही नहीं, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई साथ आएगा ही नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। और जबरदस्ती लाने के लिए क्या है, उसके कोई उसका मसल मैन तो काम नहीं करेगा, थोड़े है कि वो आदमी लगा दीजिएगा। तो चूँकि न्यूक्लियस तो पता है कि बहुत छोटा है, 10⁻15 मीटर है, कितना छोटा है वो तो दिखेगा भी आपको, एटम ही नहीं दिखता, न्यूक्लियस कहाँ से दिखेगा आपको। तो आपको मसल मैन लगा दीजिएगा, है ना, वो नहीं काम करेगा। वहाँ पर क्या काम करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन काम करता है। तो फ्यूजन से एनर्जी जो डेवलप करेगा 10⁻7 केल्विन के रेंज में डेवलप करेगा। और वो जो एनर्जी डेवलप करेगा फ्यूजन में, वो आपको दोनों न्यूक्लियाई को साथ रहेगा। तो याद रखिएगा, फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए फ्यूजन कराना जरूरी है। अब ये तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है। आप जानते हो कि ऊर्जा के कोई भी रूप को आप लोगे तो इन्वायरमेंट पर तो असर पड़ेगा ही। अगर हम चाहे विंड एनर्जी की बात करें, वाटर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, कोई भी अगर सोर्सेज लेते हैं, कोल एनर्जी की बात करें, वाइड नेचुरल गैस की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वो इन्वायरमेंट पे तो असर पड़ेगा ही। तो मैंने पहले भी कहा था कि आवर सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर अटेम्प्ट शुड बी एज सच दैट द एनर्जी should continue for the long term, and there should be the least harm to the environment, so that this planet to be the worthy place to live in. Now a few questions. How long will an energy source last long? ये जो ऊर्जा का स्रोत है कब तक रहेगा, ये सोचने के लिए आपका है।
Name two energy sources that you would consider to be renewable. Give reasons for your choices. ये आप अभ्यास करेंगे, इस पर सोचेंगे. Number two, give the names of two energy sources that you would consider to be exhaustive. Give reasons for your choices. A few multiple choice questions. Number one, this one. A solar water heater cannot be used to get hot water on A, sunny day, B, a cloudy day, C, a hot day, D, a windy day. So that's all. So that's all for this lecture. I'll see you in the next lecture. Thank you.